प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? तो आंसर यहाँ पे करना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। हमें बताना है ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सा है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले लिखना है कि ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ करना है। पहला देखिए, जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा हो, यानी उस ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो। दूसरा है जो सुलभ हो, आसानी से उपलब्ध होने वाला हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सकता हो, जिसे स्टोर और एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता हो, और जो सस्ता होगा। तो यही हो जाते हैं ऊर्जा के अच्छे स्रोत। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, अच्छा ईंधन क्या है? तो इसका भी आंसर करना है हमें। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना प्रारंभ करना है। अच्छा ईंधन वह है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, अच्छा ईंधन वह है, और यहाँ पे ABCDEF तक आपको लिखना है। पहला हो गया, जो अच्छा ईंधन का पहचान होती है, जो जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा निर्मुक्त करती है, यानी ऊष्मा अधिक मात्रा में मुक्त होती है, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करें, और भंडारण और परिवहन यानी उसको स्टोर करना और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी आसानी हो, जिसके दहन की दर मध्यम हो, और जिसके जलने पर विषैले पदार्थ न हो। ये दोनों शर्तें हैं, यानी दहन जो ज्वाला होती है, ताप होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता हो, मध्यम हो, और जलने के पश्चात कोई भी विषैला प्रोडक्ट उत्पन्न ना करता हो, तो वो अच्छा ईंधन कहलाता है। और इस दृष्टि से देखें तो LPG गैस हो जाएगा इसका सबसे अच्छा उदाहरण। तो वो आपको नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, अच्छा ईंधन वह है, और यहाँ से A से लेके F तक। ठीक है, तो चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो यहाँ तीसरा जो प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने के लिए काम में लाया जाएगा और क्यों लाया जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छा ईंधन स्रोत होगा, हम उसी को भोजन को गर्म करने में लाएंगे, जो सुलभ होगा, जो आसानी से उपलब्ध होगा, जो जलने के पश्चात विषैले पदार्थ उत्पन्न ना करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में गैस हम सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका ज्वलनांक अधिक है तथा दहन संतुलन दर में होता है, तथा दहन के पश्चात विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। तो यही आपको आंसर में लिखना है। आइए इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, जीवाश्म ईंधन की अलाभ हानि क्या है? तो ये बताना है। तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। पहले, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से वायु प्रदूषण का खतरा बनता है, तथा इसके निकलने वाली गैसों से अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होती है, तथा ग्लोबल वार्मिंग होता है, जैसे कोयला हो गया और पेट्रोलियम। ठीक है, जो कई वर्षों के पश्चात प्राप्त होते हैं। तो यही आपको आंसर में लिखना है इसके हानि के बारे में। आइए इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ 5वां प्रश्न दिया गया है, क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं? इसका कारण बताना है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। प्राकृतिक गैस में कौन आ जाएंगे? CNG और LPG, तथा यूरेनियम आदि का सीमित भंडार है। अगर इनका उपयोग तीव्रता से होता रहे तो ये समाप्त हो जाएंगे, तथा ऊर्जा संकट हो सकती है। अतः ऊर्जा संकट से बचने के लिए हम वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया। कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक स्रोत इनके बदले में हो सकते हैं। तो यही आपको आंसर में लिखना है। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां हल करते हैं। जहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां है, ऊर्जा जो महासागर से प्राप्त की जा सकती है की सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, बताना है।
अर्थात उसकी क्षमता कितनी है। तो इस तरीके से आंसर लिखना आपको प्रारंभ करना है। महासागर से अपार ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं हो सकता। महासागर से ऊर्जा रूपांतर की जाती है, जिसकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। महासागर से ऊर्जा का रूपांतर 3 विधियों से संपादित होता है। पहला होता है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा होता है तरंग ऊर्जा और तीसरा होता है सागरीय तापीय ऊर्जा। और तीनों की अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न भी हो सकता है। आइए सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा की सीमाएं देखते हैं, उसके बाद तरंग ऊर्जा की देखेंगे, उसके बाद सागरीय तापीय ऊर्जा की सीमाएं भी देखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखने के पश्चात यहाँ से स्टार्ट करना है इनकी सीमाएं। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा सागर के किसी संकीर्ण एक निश्चित क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है, जहाँ टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसकी सीमा यह है, इसकी लिमिटेशन यह है कि ये सभी स्थानों पर बांध का निर्माण नहीं हो सकता। कुछ निश्चित स्थान पे ही बांध बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गई ज्वारीय ऊर्जा की सीमाएं। इसके बाद तरंग ऊर्जा की सीमाएं देख लेते हैं। तरंग ऊर्जा का उपयोग केवल वहीं हो सकता है जहां तरंगें अति प्रबल होती है। सागर में विश्व भर में ऐसे स्थान काफ़ी कम हैं, काफ़ी लिमिट हैं, सीमित मात्रा में हैं, जहां सागर के तटों पर इतनी तरंगें प्रबलता से टकराती हो। तो इसकी सीमाएं भी यही हैं कि तरंग ऊर्जा चारों तरफ नहीं उत्पन्न की, तरंग ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सागर के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ये भी एक निश्चित स्थान पर ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद सागरीय तापीय ऊर्जा की सीमाएं देखते हैं। सागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र तभी कार्य कर सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है और यह प्रणाली विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो काफ़ी महंगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये भी शर्त समुद्र के चारों तरफ नहीं होता। तो इस तरीके से ये तीनों की सीमाएं हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं, भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। यहाँ देखिए, भू ऊष्मीय ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है, जो भूमि के तल से ऊर्जा प्राप्त होती है वही कही जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से प्रारंभ करना है। भूवैज्ञानिकों परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के परिपटी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर ढकेले जाते हैं और निश्चित क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिन्हें गर्म स्पॉट कहा जाता है, यानी गर्म क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ भूमिगत पानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इन क्षेत्रों में गर्म पानी के निकास पृथ्वी के सतह पर निकलते हैं। इन निकासों को गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। चट्टानों में फंसी हुई भाप पाइप से होकर टरबाइन द्वारा भेजी जाती है और विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल में होती है, जो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। और ये काफ़ी महंगी होती हैं और ये इनका उत्पादन कीमत अधिक नहीं होगा। और ये कहाँ प्रयोग में लाया जाता है ज़्यादा, तो यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड और अमेरिका देशों में ये प्रचलन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ही लिखना है, सारे इसमें पॉइंट आ जाए आसानी से। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार है, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ क्या है। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें यूरेनियम शामिल होता है, प्लूटोनियम शामिल होता है, थ्यूरोनियम शामिल होता है, तो उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो आइए इसके बारे में, यानी इनके लाभों के बारे में लिखते हैं। यहाँ देखिए, यही आपको लिखना है। यहाँ पे 4 लाभ दिया गया है। पहला है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय ऊर्जा में। दूसरा है, अवशिष्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट पुनः इस्तेमाल किया जाना संभव है। तीसरा है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की
खतरा काफ़ी कम होता है। और चौथा है, मात्रा एक इकाई में बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है नाभिकीय ऊर्जा से, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से एक छोटी सी इकाई में ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां इस प्रकार है, क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो कोई भी स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी स्रोत हो, चाहे वो आप ले लीजिए सौर सेल की बात हो। अधिकतर व्यक्ति जानते हैं कि सौर सेल से ऊर्जा प्रदूषण नहीं होता, लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस व्यवस्था को बनाने में काफ़ी लागत आती है और ऊर्जा और प्रदूषण भी होती है। तो यहाँ पे इस सवाल का स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप वहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो 10 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 11 नंबर, ऊर्जा के 2 ऐसे स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप नवीकरणीय होना सोचते हैं। अपने चुनाव का कारण भी लिखें। ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? पवन ऊर्जा, ठीक, जल विद्युत भी हो जाएगा, सौर ऊर्जा भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न क्रमांक 11 का स्क्रीनशॉट आंसर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, वहाँ से आपको लिख लेना है। आइए इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। ऊर्जा के ऐसे 2 स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप समाप्त होने वाले समझते हैं। अपने चुनाव के लिए कारण भी लिखें। कौन से 2 स्रोत हैं जो समाप्त होने के कगार पर हैं? तो पहला कार्बन यानी कोयला हो गया, दूसरा पेट्रोलियम हो गया। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, आपको वहीं से लिख लेना है। आइए इसके बाद 13 नंबर देखते हैं। सौर कुकर के उपयोग के लाभ और अलाभ, यानी हानि क्या है, लाभ भी लिखना है और हानि भी लिखना है। क्या ऐसे स्थान हैं जहाँ सौर कुकर सीमित उपयोगिता होगी, यानी उस स्थान पे सौर कुकर की काफ़ी कम उपयोगिता होगी, काफ़ी सीमित उपयोगिता होगी। तो सबसे पहले आपको लाभ लिखना है और हानि लिखना है, और ऐसे स्थान के बारे में बताना है जहाँ सौर ऊर्जा की सीमित उपयोगिता होती है। तो इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। ऊर्जा के बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या हैं? ऊर्जा खतरा कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? तो यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट लगाया गया है, तो वहाँ से आपको लिख लेना है 14 नंबर। इसके बाद लास्ट इस सेशन का प्रश्न है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न, अब यहाँ पे देखिए इसमें कई प्रश्न दिया गया है। पहला है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा, विभिन्न विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने के लिए अथवा वाहन चलाने के लिए किस ऊर्जा का आवश्यकता होती है? तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आइए लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको इसी प्रकार लिखना है। शारीरिक कार्यों को चलाने के लिए ऊर्जा होती है शारीरिक ऊर्जा, यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो पेशीय बल कहलाती है। तो ये सारे आपको लिखने हैं। दूसरा, विद्युत संयंत्रों, इनको चलाने के लिए जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं उनको चलाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पवन ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा होती है। जल से बड़े बड़े बांध बनाकर, जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए तीसरा, भोजन पकाने में ऊष्मा ऊर्जा, यानी किसी पदार्थ को जलने से ऊष्मा यानी हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी ईंधन जलाने से। ये सारे लिखने हैं। इसके बाद वाहन चलाने के लिए ऊर्जा कौन सी होती है? ये होती है यांत्रिकी ऊर्जा। जब ईंधन जलता है, कोई भी ईंधन फ्यूल, तो यांत्रिकी ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न होती है, तो इससे वाहन चलते हैं। तो इस तरीके से यही आपको चारों लिखने हैं, और प्रश्न क्रमांक 15 और आज का सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। धन्यवाद।